गलवानिक सेल या उसको हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं। तो गलवानिक सेल पढ़ेंगे या उसको अगर आप वोल्टेक सेल कहें तो दोनों आप कह सकते हैं। इफ द रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल occurs spontaneously and produce electrical energy, such a cell is called voltaic cell। ये कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है दोनों, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आकर स्पॉन्टेनियसली, ये क्या होती है, अगर स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन होती है सेल में, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आपको यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, तो सच ए सेल, तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, वोल्टेक सेल। ये कहती हैं कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन होती है और रिएक्शन के दरमियान अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, तो उस सेल को हम वोल्टेक सेल कहेंगे। तो वोल्टेक सेल में क्या होती है, गलवानिक सेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वोल्टेक सेल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। और इसके एग्जांपल यानी ड्राई सेल, और दूसरा जो एग्जांपल है वो अब हम पढ़ेंगे डायनियल सेल। तो डायनियल सेल भी उसकी एग्जांपल है। तो ये वोल्टेक सेल के दो एग्जांपल है, तो ड्राई सेल भी पढ़ेंगे और डायनियल सेल। तो अब हम पहले डायनियल सेल पढ़ेंगे। तो द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी, यानी कहते हैं कि वो डिवाइस, वो आला जो केमिकल एनर्जी ब्रैकेट में फ्रॉम द रिएक्शन, यानी रिएक्शन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड, टू इलेक्ट्रोड्स में, एंड सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है उनमें यानी रिएक्शन होंगे, और उसी दौरान हमें केमिकल एनर्जी क्या होती है, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी यानी कन्वर्टेड होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम यानी गलवानिक सेल कहेंगे। गलवानिक सेल किसे कहते हैं, आसान अल्फाजों में केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है तो उसको हम यानी गलवानिक सेल कहेंगे। तो वो आला जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम गलवानिक सेल कहेंगे। और ये कब होगी, जब रिएक्शन होगी टू इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशन के दरमियान। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेक और गलवानिक सेल इज डायनियल सेल, यानी वोल्टेक या गलवानिक सेल के जो एग्जाम्पल है वो डायनियल सेल है, एज शोन इन द फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं। तो यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, एक बीकर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बीकर होगा, और गलवानिक सेल में दो बीकर होंगे। तो आप देखते हैं इस बीकर में देख ले, यानी एक हाफ बीकर है और दूसरा भी हाफ बीकर है, उसको टू हाफ बीकर हम कहेंगे। यानी वोल्टेक सेल में सिर्फ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ एक बीकर था, और वोल्टेक सेल में यानी दो बीकर है, या गलवानिक सेल में दो बीकर है। तो गलवानिक सेल के एग्जांपल लिया हुआ है डायनियल सेल। तो डायनियल सेल को आप देखें, ये स्ट्रक्चर अगर हम थ्योरी पढ़ ले तो इसके बाद हम इसको आपको समझाएंगे। आप पहले कंस्ट्रक्शन देके डायनियल सेल की देखेंगे। ए गलवानिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटेड कंटेनर, यानी गलवानिक सेल को हम टू सेपरेटेड कंटेनर लेंगे, दो कंटेनर होंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर था। ईच कंटेनर इज कॉल्ड हाफ सेल, और जो एक कंटेनर है उसको हम हाफ सेल कहेंगे। इन ईच हाफ सेल इन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 ml यानी m सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट्स। ये कहते हैं कि एक हाफ सेल में आप क्या कर दे, इलेक्ट्रोड रख दे, इलेक्ट्रोड, और वो किस में डीप कर दे, 1 m सॉल्यूशन में, मोलर सॉल्यूशन में आप उसको डीप कर दे, एज शोन इन द फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं। तो 1 ml कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, साल्ट सॉल्यूशन, 1 ml साल्ट सॉल्यूशन लेंगे। कहते हैं कि हाफ सेल इलेक्ट्रोड डीप कर दे 1 m सॉल्यूशन साल्ट के आप 1 m सॉल्यूशन ले ले और उसमें आप डीप कर दे, एज शोन इन द फिगर। द राइट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जो राइट साइड है वो जिंक इलेक्ट्रोड होगा, और उस जिंक इलेक्ट्रोड को आप 1 m सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, कौन सा साल्ट ले ले, जिंक सल्फेट ले ले, और उसमें डीप कर दे। द लेफ्ट सेल इज कॉपर इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट पर कॉपर इलेक्ट्रोड होगा और वो डीप कर दे 1 m सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, कौन सा साल्ट ले ले, कॉपर सल्फेट ले ले।
एंड कनेक्टेड टू द वायर टू द एक्सटर्नल सर्किट, और एक एक्सटर्नल सर्किट वायर के साथ उसको कनेक्ट कर दे, टू विच ए गलवानोमीटर, और उसमें एक वोल्ट मीटर या गलवानोमीटर आप भी कह सकते हैं इज अटैच, उसको अटैच कर दे। द सॉल्यूशन इन डिफरेंट कंटेनर, यानी सॉल्यूशन क्या होंगे, डिफरेंट कंटेनर होंगे, आर कनेक्टेड विद द साल्ट ब्रिज, तो इसको आप साल्ट यानी ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दे, और इस ब्रिज को क्या कहते हैं, द ब्रिज नोन एज साल्ट ब्रिज, तो इसको हम साल्ट ब्रिज कहेंगे। तो इसको इसने साल्ट ब्रिज क्यों कहा, साल्ट ब्रिज इसलिए कहा कि ये ब्रिज जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, साल्ट से, Na2SO4 से बना हुआ है, जो इसको हम साल्ट कहेंगे। और ये साल्ट क्या है, यानी वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल साल्ट ब्रिज आप लेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा साल्ट ले लिया जिस तरह के मरकरी या सिल्वर का, तो क्या होंगे, वो प्रिसिपिटेट होंगे नीचे बीकर में। तो आप ये याद रख रहे, ऐसा साल्ट ले ले, साल्ट ब्रिज जो क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, या वो क्या होंगे, यानी सॉल्युबल होंगे। तो जितनी भी यानी मेटल के जो सल्फेट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होती है। जिस तरह सोडियम सल्फेट है वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, तो वो नीचे प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, वो दोबारा सॉल्यूशन में सॉल्युबल होंगे। तो ये साल्ट ब्रिज को यानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और रिएक्शन भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये आप यानी सॉल्युबल साल्ट ब्रिज लेंगे। तो ये कहते हैं कि द ब्रिज ऑफ साल्ट, ए साल्ट ब्रिज इज यू शेप ट्यूब, तो इसके यू शेप ट्यूब होगा। दिस ट्यूब इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइटिक जेल, तो ये ट्यूब यानी आप इलेक्ट्रोलाइटिक जेल की तरह आप उसने यानी लिया हुआ होगा, सच एज K2SO4। अगर आप पोटाशियम सल्फेट ले ले या सोडियम सल्फेट, तो दोनों क्या है, मेटल सल्फेट है, और वो क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है, यानी वो सॉल्युबल साल्ट है। सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड एगर, और इस सॉल्यूशन को हम यानी एगर कहेंगे। द साल्ट ब्रिज इंटर कनेक्टेड टू द टू सॉल्यूशन, तो साल्ट ब्रिज क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन को यानी आपस में कनेक्ट करते हैं, एनोड कंटेनर और कैथोड कंटेनर को। ए साल्ट ब्रिज परफॉर्म 3 फंक्शन, तो इसके 3 फंक्शन हैं। तो साल्ट ब्रिज की काम क्या है, साल्ट ब्रिज क्या करते हैं, अगर हम रिएक्शन को देखें, अगर जिंक इलेक्ट्रोड को दे दे और जिंक आयन सॉल्यूशन में चले जाए, तो अगर हमने साल्ट ब्रिज नहीं लगाया हुआ है तो ये क्या होगा, यानी आयंस बढ़ेंगे, जिंक के आयंस बढ़ेंगे। अगर जिंक के आयंस सॉल्यूशन में बढ़ जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इधर यानी पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस क्या बढ़ेंगे, तो ये रिएक्शन यानी कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम इसको साल्ट ब्रिज लगाते हैं। और साल्ट ब्रिज क्या काम करते हैं, ये रिएक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। क्यों कंटिन्यू रखते हैं, जो नेगेटिव आयंस है वो यानी एनोड की तरफ आएगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ आएगा। पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ आएगा, कैथोड की तरफ। तो ये हमने यानी सॉल्युबल साल्ट लिया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल होंगे और ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। और ये जो साल्ट ब्रिज काम करता है कुछ सेकंडों के लिए, फिर यानी ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन करते हैं तो दोबारा टूटते हैं, यानी सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल है। तो ये क्या काम करते हैं, सिर्फ रिएक्शन को यानी कंटिन्यू रखते हैं और इलेक्ट्रिक को यानी कंटिन्यू करते हैं। तो जो जिस पर यानी रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, जिस पर रिडक्शन होता है उसको यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और इस पर यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पर यानी गलवानिक सेल में कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनोड पर नेगेटिव। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन किस तरह होगा, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस यानी एनोड के इलेक्ट्रोड से जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू यानी कैथोड की तरफ आएंगे, और कैथोड वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो कैथोड पर यानी रिडक्शन होगा। और इसी तरह जो यानी इसमें यानी सल्फेट आयंस बढ़ेंगे, नेगेटिव आयंस, तो नेगेटिव आयंस के लिए सोडियम आयंस आएगा और पॉजिटिव के लिए सल्फेट आयंस आएगा, और ये इसको यानी स्टेबल करेगा। और ये सॉल्यूशन क्या होगा,
यानी न्यूट्रलाइज होगा। तो अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज रहता है तो ये रिएक्शन यानी स्टार्ट होगा, और ये जो करंट देता है 1.10 वोल्ट देगा प्लस में। वोल्टमीटर यानी ये रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो ये कितना वोल्टमीटर दे सकता है, 1.10 वोल्ट। और जो इसने 0.76 वोल्ट लिखा है ये जिंक्स के वोल्ट है। जिंक्स के वोल्ट माइनस, इसके साथ माइनस है, माइनस 0.76, और कापर के जो वोल्ट है वो कितना है 0. वो आप लिख ले, यानी जिंक के वोल्ट कितने हैं माइनस 0.76 वोल्ट, और कापर के कितने हैं प्लस में यानी 0.34 वोल्ट होगा। तो ये कापर के है और ये जिंक के है। तो ये यानी जिंक का वोल्ट उन्होंने डाला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे कैथोड की तरफ, और इसी तरह ये करंट देगा कितना 1.10 वोल्टमीटर यानी दे सकता है। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या है वो हम पढ़ेंगे। इट अलाउज इलेक्ट्रिकल कनेक्ट, तो ये इलेक्ट्रिकल कनेक्ट को यानी बाकी रहता है बिटवीन द टू सॉल्यूशन में। नंबर 2, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, तो ये दोनों सॉल्यूशन में मिक्स होता है और सॉल्यूशन को कंटिन्यू करता है। इट्स कीप्स यानी सॉल्यूशन को न्यूट्रल करता है। इट कीप्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू ईच हाफ सेल, ये ईच हाफ सेल को क्या करते हैं यानी न्यूट्रलाइज करते हैं कि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो साल्ट ब्रिज का अहम काम है, लेकिन साल्ट ब्रिज हम वो लेंगे जो वाटर सॉल्युबल हो, यानी सॉल्युबल साल्ट हम लेंगे, और ये हम जिल फॉर्म में लेंगे, क्योंकि ये यानी उसके साथ रिएक्शन करेंगे फिर यानी वो डिजॉल्व होंगे सॉल्यूशन में फिर दोबारा। तो ये रिएक्शन यानी स्टार्ट होगा, ये सिर्फ सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे साल्ट ब्रिज। वर्किंग ऑफ सेल किस तरह होगा, जिंक मेटल टेंडेंसी टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं मोर रेडली देन कापर, यानी कापर से ज्यादा। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, जब हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो रिजल्ट में यानी जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एंड द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू द एक्सटर्नल सर्किट टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कहती हैं कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उससे इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के दौरान जाएगा, यानी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, और कॉपर इलेक्ट्रोड्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और कॉपर आयंस जो सॉल्यूशन में मौजूद है उसको यानी कैथोड की तरफ जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड डिपॉजिट एट द कॉपर एटम, और कॉपर एटम यानी डिपॉजिट होगा कहाँ पर, कैथोड पर। तो इसको देखें, ये कहती हैं कि जिंक यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और जिंक आयन सॉल्यूशन में चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड की तरफ आएंगे, और कैथोड पर क्या होगा, जो सॉल्यूशन में यानी कॉपर सल्फेट भरा हुआ है तो कॉपर सल्फेट यानी कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो कॉपर यानी कॉपर में तब्दील होगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, और वो क्या होगा यानी कैथोड में वो यानी कैथोड के इलेक्ट्रोड में वो जमा होंगे कॉपर। तो इसी तरह ये कॉपर जमा होते हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ये सॉल्यूशन में जाएगा जिंक आयन, और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू एक कैथोड की तरफ आएगा, और कैथोड से जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट हमने भरा हुआ है ये सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन कॉपर आयंस चला जाएगा कैथोड की तरफ, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल रिएक्शन किस तरह होगा, इस तरह होगा जब अब हमने पढ़ा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इन द सेल ड्यू टू द हाफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट्स। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ थ्रू द हाफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। द नेट केमिकल चेंज, जो नेट केमिकल चेंज अपटेंड होता है बाय द एडिंग ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन, तो उसको हम यानी सेल रिएक्शन कहेंगे। जो दो इलेक्ट्रोड के दरमियान या दो सॉल्यूशन के दरमियान जो केमिकल चेंज आता है एफ सेल के रिएक्शन में, उसको हम सेल रिएक्शन कहेंगे। दस वी हैव हाफ सेल रिएक्शन किस तरह होगा, आई फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस होगा। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। गोइंग ऑन टू इलेक्ट्रोड्स,
तो 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे स्पॉन्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन यानी एक्सटर्नल सर्किट के दौरान चले जाएंगे। वाइल्स आयन मूव थ्रू द साल्ट ब्रिज, और जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन में वो साल्ट ब्रिज यानी उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। एंड दिस वे इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, और इसी दौरान हमें यानी करंट मिलेगा। कितना करंट मिलेगा? 1.10 वोल्ट। द रिएक्शन इज फॉलो। तो ये सेल रिएक्शन के दोबारा वही अल्फाज उन्होंने बताए हुए हैं कि 2 इलेक्ट्रोड होंगे और एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और ये कैथोड यानी एनोड से जो इलेक्ट्रोड है इसके तरफ एक्सटर्नल सर्किट की तरफ कैथोड की तरफ आएंगे, और जिंक आयन सॉल्यूशन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आएंगे। और जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, जो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट हमने डाला हुआ है, तो उससे कॉपर आयंस आएगा कैथोड की तरफ और कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, तो इस पर रिडक्शन होगा और इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब लेंगे तो इसको हम सेल रिएक्शन कहेंगे। और इसी दौरान यानी हमें करंट मिलेगा। कितना करंट मिलेगा? 1.10 वोल्ट प्लस 1.0 वोल्ट, और मैंने ये बताया हुआ है। तो सेल रिएक्शन को देके ये कहते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और हाफ सेल कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, और वो कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ऑल गैल्वानिक रिएक्शन किस तरह होगा? यानी जिंक इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर आयंस को, तो जिंक कॉपर आयन में तब्दील होगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म में कैथोड की तरफ यानी चिमटेगा, कैथोड के इलेक्ट्रोड में वो जमा होंगे। द बैटरी विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, तो ये बैटरी जो हम इस्तेमाल करेंगे ऑटोमोबाइल्स में, कैलकुलेटर में, टॉयज में एक्सेट्रा, एंड लाइट्स बल्ब वर्किंग टू द सिंपल प्रिंसिपल, और इसी तरह ये सिंपल प्रिंसिपल हमें दे सकते हैं। तो ये कहती हैं कि जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेटर में और टॉयज में, तो बैटरीज 2 किस्म के होते हैं। एक होती है प्राइमरी बैटरी, जो क्या होती हैं? प्राइमरी बैटरी क्या होंगे? इरिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल होंगे प्राइमरी बैटरी। वो दोबारा यानी चार्ज नहीं हो सकते। जिस तरह के सेल आप ले सकते हैं जो आप घड़ियों में क्लॉक्स में जो डालते हैं, क्लॉक्स में जो आप सेल डालते हैं उसको प्राइमरी बैटरी कहेंगे। और सेकेंडरी बैटरी उसको कहेंगे जो दोबारा रिचार्ज हो सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। वो क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। तो वो क्या रिवर्सिबल? तो रिवर्सिबल आप यानी ऑटोमोबाइल्स भी देख सकते हैं, और जो बैटरी आप मोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं या घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वो सेकेंडरी बैटरी होती है। सेकेंडरी बैटरी रिवर्सिबल होती है। अगर हम उसको चार्ज कर दे तो उसको इस्तेमाल कर दे, अगर वो ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी बैटरी दोबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते। जो सेल हैं उसको आप फेंकेंगे, वो दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकते। बिटवीन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, तो हम डिफरेंस देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल के दरमियान में। तो ये गैल्वानिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो गैल्वानिक सेल क्या होंगे? गैल्वानिक सेल कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो वोल्टेक या गैल्वानिक सेल है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होगा। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्टेड यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होंगे, और गैल्वानिक सेल में यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होंगे। नंबर 2, द रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली। जो गैल्वानिक सेल होती है उसमें जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियसली होती है, खुद ब खुद होती है, उसको हम यानी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देते। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकती है। वो स्पॉन्टेनियसली होती है, उसे हमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती, और जब हम उसको यानी सारा प्रोसेस मुकम्मल कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं सर्किट को, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वो दे सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? द रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी गैल्वानिक सेल वो हम बाद में पढ़ेंगे कि उसमें 2 बीकर है, उसमें 1 बीकर। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है?
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, हम बाहर से एनर्जी देंगे बैटरी के जरिए या करंट के जरिए, तो हम बाहर से यानी उसको एनर्जी देंगे, फिर रिएक्शन स्टार्ट होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज बीन या हैज टू बी सप्लाइड टू द इनिशिएट द रिएक्शन। और ये कहती हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दे, सप्लाइड कर दे, तो रिएक्शन क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देते तो यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होंगे। और इसको यानी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, न बैटरी की और न इलेक्ट्रिकल की, ये खुद ब खुद चालू हो सकते हैं। अगर उसमें साल्ट ब्रिज लगा दे और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दे सर्किट, तो वो यानी करंट भी देगा और स्पॉन्टेनियसली होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और इसमें अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। नंबर 3, गल्वानिक सेल में क्या होती है, द टू हाफ सेल, उसमें दो हाफ सेल होंगे यानी दो बेकर्स होंगे। गल्वानिक सेल में दो बीकर्स होंगे और उनको एक साल्ट ब्रिज के जरिए आप उसको कनेक्ट करेंगे और इसी तरफ इलेक्ट्रोड होगा और इसी तरफ भी एक इलेक्ट्रोड होगा। तो ये इलेक्ट्रोड अगर कैथोड है और ये क्या है, एनोड है, और इसमें सॉल्यूशन भी भर दे और एक सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए अगर आप उसको कनेक्ट कर दे, तो इसमें यानी दो बीकर्स होते हैं गल्वानिक सेल में। तो ये कहते हैं कि द टू हाफ सेल आर सेट अप डिफरेंट कंटेनर लिए होंगे जो हमने लिए हुए, एंड द साल्ट ब्रिज, और उसको एक साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट करेंगे। द प्रीवियस पार्टिसिपेशन साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, तो इसमें साल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होगा, वरना रिएक्शन सिर्फ सेकेंडों में होगा या सिर्फ आधा सेकेंड होगा रिएक्शन अगर साल्ट ब्रिज नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि आयंस बढ़ेंगे और आयंस यानी जो ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, तो उसको जाने नहीं देंगे अगर हम साल्ट ब्रिज नहीं लगाते। तो साल्ट ब्रिज जरूरी है। गल्वानिक सेल में दो बीकर होंगे, साल्ट ब्रिज होगा और एक्सटर्नल सर्किट के जरिए हम उसको कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड को। द टू हाफ सेल आर सेट अप ऑफ डिफरेंट कंटेनर लेंगे, बीइंग कनेक्टेड टू द साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड करेंगे या प्रीवियस पार्टिसिपेशन होगा, साल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, बोथ द इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन सेम कंटेनर। ये क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होंगे वो क्या होंगे, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स एक बीकर्स में पड़े होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन द सेम कंटेनर, वो सेम कंटेनर में होंगे दोनों इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम कंटेनर में होंगे इन ए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी सेम होगा। और इसमें सॉल्यूशन डिफरेंट होता है, इस हाफ सेल में डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, इस हाफ में डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन डालेंगे जो आपने यानी इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो वो सॉल्यूशन आप उस हाफ सेल रिएक्शन में यानी डालेंगे। और इसमें एक सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसमें एक बीकर होता है और एक सॉल्यूशन डाला हुआ जाता है या मोल्टन स्टेट, और दो इलेक्ट्रोड होंगे और दोनों इलेक्ट्रोड एक कंटेनर में होंगे। बोथ इलेक्ट्रोड आर प्लेस सेम कंटेनर इन द सॉल्यूशन एंड मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसमें मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स डाला हुआ है यानी सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स डाला हुआ है। साल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड, उसमें साल्ट ब्रिज यानी रिक्वायर्ड नहीं होगा। इसके बाद ये याद रख ले, द एनोड इज नेगेटिव। गल्वानिक सेल में एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। गल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। गल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। एनोड इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, कैथोड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। ये कहते हैं कि एनोड इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, द एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, उल्टा है। इसमें क्या होता है आप देख ले, कैथोड इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और एनोड इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एनोड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और जो कैथोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा।
ठीक है, इसमें डिफरेंस है। ये कहते हैं कि गलवानिक सेल में एनोड पर नेगेटिव होगा और कैथोड पर पॉजिटिव होगा, जो आप देख सकते हैं, यानी एनोड पर नेगेटिव होगा और कैथोड पर पॉजिटिव होगा। और इसके उलट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड पर पॉजिटिव होगा और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा जो इलेक्ट्रोड है। द रिएक्शन एट द एनोड इज ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होगा, वो एनोड पर हमेशा होगा, जो मैंने पहले बताया हुआ है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा, वो तब्दील नहीं होंगे। द रिएक्शन एट द एनोड इज ऑक्सीडेशन एंड द कैथोड इज रिडक्शन। और इसमें भी इसी तरह होगा, द रिएक्शन एनोड इज ऑक्सीडेशन एंड दैट द कैथोड इज रिडक्शन। यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, इधर एनोड पर भी ऑक्सीडेशन होगा, इधर कैथोड पर रिडक्शन होगा, इधर भी कैथोड पर रिडक्शन होगा। यानी वो तब्दील नहीं होंगे, सिर्फ साइन तब्दील होंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा दोनों सेल में, यानी गलवानिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन। द इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय द स्पीशी गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे, स्पीशी ऑक्सीडाइज होगा, द मूव फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे इन द एक्सटर्नल सर्किट। जब हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे ऑक्सीडाइज के लिए, जो ऑक्सीडेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से जाएंगे कैथोड की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में। तो आप देख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यानी इस इलेक्ट्रोड से जाएंगे एनोड से एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड की तरफ जाएंगे। यानी द इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन स्पीशीज द मूव फ्रॉम एनोड से जाएंगे कैथोड की तरफ थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, द एक्सटर्नल बैटरी सप्लाईज द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन किसी तरह फ्लो करेंगे, एक एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे, एक्सटर्नल बैटरी के जरिए हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेंगे। द इंटर थ्रू द कैथोड, जो कैथोड की तरफ से इंटर होंगे, एंड कम आउट टू द एनोड या थ्रू द एनोड, और एनोड से क्या होगा, कम आउट होगा। द इंटर थ्रू द कैथोड, कैथोड से इंटर होगा, कैथोड से इंटर होगा, एंड कम आउट टू द एनोड या आउट थ्रू द एनोड, और एनोड से हम यानी थ्रू आउट करेंगे। तो आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बैटरी लगाएंगे और बैटरी के जरिए यानी नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ आएंगे और कैथोड से जाएंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ थ्रू आउट होंगे। यानी अगर हम इसमें यानी एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे और वो बैटरी यानी इलेक्ट्रॉन देंगे कैथोड को, और जब कैथोड को वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर यानी नेगेटिव चार्ज आएंगे और ये क्या करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन देंगे इस सॉल्यूशन में क्लोरीन को, और ये क्या होगा, कैथोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे। तो आप देख सकते हैं द एक्सटर्नल बैटरी सप्लाइड इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सटर्नल से बैटरी के जरिए हमने इलेक्ट्रॉन दिए। द इंटर थ्रू द कैथोड, कैथोड के थ्रू इंटर होंगे, जो अभी हमने पढ़ा, यानी कैथोड के थ्रू यानी इंटर होंगे और आउट ऑफ क्या होंगे, एनोड से, एंड कम आउट थ्रू द एनोड, और एनोड से यानी कम आउट होंगे। बैटरी ए ग्रुप आर combination of galvanic cell joined in a series is called battery। तो ये जो सेल होती है इसको अक्सर हम बैटरी नहीं कह सकते, तो अगर हम सेल कहें यानी प्राइमरी सेल फिर भी ठीक है। और ये क्या है, यानी ये इरिवर्सिबल होती है, यानी दोबारा हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, तो इसको हम बैटरी बाज़ औक़ात अगर इसको न कहें तो ये भी ठीक है, क्योंकि बैटरी हम किसको कहेंगे, जब ग्रुप होगी कम्बिनेशन ऑफ गलवानिक सेल की जो सीरीज़ में मौजूद होती है, जॉइंट टू द सीरीज इज कॉल्ड बैटरी, उसको हम बैटरी कहेंगे। जिस तरह के कार बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 और मोर आइडेंटिकल वोल्टेज सेल, तो जो कार की बैटरी होती है वो कंसिस्ट होती है 6 या 6 से ज़्यादा आइडेंटिकल वोल्टेज सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है और एक सीरीज़ होती है। ए बैटरी इज़ ए सेल्फ कनेक्टेड, यानी अगर हम बैटरी को सेल्फ कनेक्टेड कर दें तो ये क्या होगा, केमिकल पावर पैकेट दैट कैन
प्रोड्यूस ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कहते हैं कि बैटरी क्या है, सेल्फ कनेक्टेड है, जो केमिकल पावर पैकेड है एनर्जी की, अगर हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमें लिमिटेड अमाउंट में ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें यानी एनर्जी स्टोर हो गई होगी। वी आर एवर इट इज़ नीडेड, अगर हमारे लिए ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो केमिकल पावर से यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें दे सकती है एक ख़ास अमाउंट में। ए बैटरी कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बैटरी के क्या काम करती है, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के लिए। इस तरह नहीं कि यानी सारी उम्र जितनी भी उसकी पावर होगी यानी केमिकल एनर्जी जितनी उसमें होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये क्या है, मेन कॉमन बैटरीज फॉर या आर सिंपल वोल्टेज ड्राई सेल। तो ये ड्राई सेल है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ड्राई सेल पढ़ेंगे। ड्राई सेल किसे कहते हैं, द ड्राई सेल वाज प्रिपेयर्ड बाय द लेंचिच इन 1887। ये एक साइंसदान था जो ड्राई सेल को प्रिपेयर किया था, यानी इसको हम लिसेंच भी कह सकते हैं, नाम है साइंटिस्ट के। इन 1887 में उन्होंने यानी ड्राई सेल को ईजाद किया था। किस सन में, 1887, ये याद कर ले। लिंचिस था जो 1887 में ड्राई सेल को ईजाद किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल किस तरह है, द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ मेटालिक कंटेनर, यानी ड्राई सेल कंसिस्ट होगा किससे, मेटालिक कंटेनर से, यानी मेटालिक कंटेनर होगा। इट कंटेनर इज मेड अप ऑफ जिंक, और ये कंटेनर मेटालिक कंटेनर किससे बना होगा, जिंक से। और जिंक को हम क्या कहते हैं, दिस कंटेनर एक्ट एज ए नोड, ये एज ए नोड काम करेगा। ये कहते हैं कि ड्राई सेल हम कंसिस्ट करते हैं मेटालिक कंटेनर, और वो मेटालिक कंटेनर किससे बना होगा, जिंक से, और इस जिंक को हम बतौर एनोड इस्तेमाल करेंगे। इस जिंक को हम बतौर एनोड इस्तेमाल करेंगे। द जिंक कॉजिंग इज कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये जिंक यानी कंज्यूम होगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में, क्या होगा, यानी ऑक्सीडेशन करेगा। ए ग्रेफाइट रॉड इज प्लेस्ड इन द सर्टन ऑफ द कंटेनर, और जो ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट रॉड ये जो दरमियान में पड़ा हुआ है, तो ग्रेफाइट रॉड प्लेस्ड है सेंटर में ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के सेंटर में ये मौजूद है ग्रेफाइट रॉड। द ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज ए कैथोड, और ये ग्रेफाइट एज ए कैथोड काम करेगा, और जिंक एज ए एनोड काम करेगा। ग्रेफाइट एज ए कैथोड काम करेगा, जिंक एज ए एनोड काम करेगा। द कंटेनर इज फिल्ड विद द मिक्सचर, तो ये कंटेनर फील्ड होगा मिक्सचर से। कौन सा मिक्सचर होगा, ऑफ द अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड होगा, एंड कार्बन। तो ये जो मिक्सचर है, जो कंटेनर हमने फील्ड किया हुआ है, वो कौन सा मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन मौजूद है मिक्सचर। दिस मिक्सचर इज ए पेस्ट फॉर्म, तो ये मिक्सचर किस फॉर्म में होगा, पेस्ट फॉर्म में होगा। द सेल इज वाटर प्रूफेड विद द वैक्सेस, तो ये सेल क्या होगा, यानी वाटर प्रूफेड होगा वैक्सेस। द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द ड्राई सेल, तो ये ड्राई सेल कितनी वोल्टेज दे सकती है, 1.25 वोल्ट। गलवानिक सेल ने कितने यानी वोल्ट दे दी, 1.10 वोल्ट, और ये ड्राई सेल कितना दे सकता है, 1.25 वोल्ट। ये भी याद कर ले, यानी ये कितना वोल्ट दे सकती है, 1.25 वोल्ट दे सकती है। तो हम रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन किस तरह होगा, यानी जिंक बतौर एनोड काम करेगा, ग्रेफाइट एज ए कैथोड काम करेगा, और ये मिक्सचर है यानी सेल में। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगा, आकर इन द सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और वो हमें इलेक्ट्रिक करंट देगा। तो रिएक्शन एट द एनोड किस तरह होगा, द जिंक इज एक्ट एज एनोड इन द सेल, तो जिंक किसे काम करेगा, एज एनोड काम करेगा इन द सेल में। द जिंक इज ऑक्सीडाइज, और जो एनोड एज काम करता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बाय लॉसिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। जिंक मेटल एज एनोड काम करेगा, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये यानी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू यानी
कैथोड की तरफ आएंगे तो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? द ग्रेफाइट एक्ट एज ए कैथोड। तो ग्रेफाइट एज ए कैथोड काम करता है सेल में। इन द सेल ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड वो क्या होंगे? रिड्यूस्ड होंगे। किस में रिड्यूस्ड होंगे? यानी MnO3 एंड अमोनियम आयन में तब्दील हो जाएंगे। तो आप देखें रिएक्शन को, ये क्या कहते हैं कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? कैथोड पर अमोनियम क्लोराइड और जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो तब्दील होगा Mn2O3 एंड अमोनियम आयन में। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। आप देखें, सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी तो अमोनियम आयन पर यानी अमोनियम क्लोराइड पर अटैक होंगे और अमोनियम क्लोराइड से क्या करेंगे? क्लोरीन को छीन लेंगे और क्लोरीन से बॉन्ड बना देंगे, ZnCl2 हो जाएगा और ये अमोनियम आयन रह जाएगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे और ये अमोनियम आयन बना दिया जिंक ने, और ये पहले से मिक्सचर में मौजूद है। तो इन सब का रिएक्शन किस तरह होगा? Mn2O3 हो जाएगा, 2NH3 बच जाएगा, अमोनिया प्लस H2O बन जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है उसकी। तो आप आसानी के साथ मैंने लिखे, इसको देखें। सबसे पहले यानी जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह लॉस करेंगे? यानी जिंक को एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और वो Zn2+ आयन में तब्दील हो जाएगा। तो जब जिंक अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में यानी जिंक क्लोराइड बनाएगा, इससे क्लोरीन छीन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और अमोनियम आयन बना देंगे। अब ये अमोनियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स मौजूद है। तो ये 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे और ये अमोनिया बच जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये फिर दोबारा यानी जो सॉल्यूशन में मैंगनीज डाइऑक्साइड है उस पर अटैक करेगी और उससे एक ऑक्सीजन लेगी और वाटर बना देगा और ये Mn2 बच जाएगा और ये दो ऑक्सीजन, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गए, 3 बाकी रह गए, 1 चला गया हाइड्रोजन के साथ, तो H2O बना देगा। ठीक है, फिर देख ले Zn यानी Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो किस तरह लॉस करेंगे? अगर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर में मौजूद है, तो वो अमोनियम क्लोराइड से क्लोरीन लेगा, ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा और ये किस में तब्दील होगा? इससे 2 क्लोरीन लिए हुए हैं तो ये अमोनियम आयन में तब्दील हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर अमोनियम आयन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देगा और अमोनिया बना देगा। तो ये अब स्टेबल है अमोनिया। अब ये हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, गैस फॉर्म में है, सेल में ये गैस फॉर्म में है। तो ये गैस फॉर्म में अगर उसके साथ यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड पर अटैक होंगे और उससे ऑक्सीजन लेगा और H2O बना देगा और ये क्या होगा? Mn2O3 बच जाएगा।